नमस्कार। आज हम सीधे उस बड़ी खबर पर आते हैं जिसने सबको चौंका दिया है। 13 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच ये जो सीधा सैन्य टकराव शुरू हुआ है। हाँ बिल्कुल। ये जो दशकों से एक तरह की लुका छिपी चल रही थी, प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं, उसके बाद ये सीधी टक्कर, ये वाकई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सही। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं, द ईरान इजराइल वॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू के कुछ हिस्से, आज उन्हीं पर गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और इन दस्तावेजों के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये दुश्मनी जो इतने सालों से चली आ रही थी, वो इस खतरनाक मोड़ पर कैसे पहुंच गई। इसकी जड़ें क्या हैं, अब तक हुआ क्या है इसमें। हाँ, और दुनिया भर से क्या रिएक्शन आ रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि ये वही दो देश हैं जिनके बीच कभी 1979 की क्रांति से पहले काफी करीबी रिश्ते थे। बिल्कुल, वो पेरिफेरी डॉक्ट्रिन वाला दौर था। शाह का ईरान और इजराइल, उनमें सहयोग था। लेकिन हाँ, 1979 की इस्लामिक क्रांति ने जैसे सब कुछ उलट पुलट कर दिया। रिश्ते एकदम खत्म। ईरान ने इजराइल को दुश्मन की तरह देखा और फिर हिजबुल्ला, हमास जैसे जो ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करना शुरू किया। और वहीं से वो शैडो वॉर, मतलब परोक्ष युद्ध का लंबा दौर शुरू हुआ। बिल्कुल। और इस शैडो वॉर में, जैसा कि ये दस्तावेज बताते हैं, दोनों तरफ से काफी कुछ हुआ। ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने हमले किए, तो उधर इजराइल ने भी सीरिया वगैरह में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए। स्टक्सनेट जैसा साइबर अटैक हुआ। और वो ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं, जैसे मोहसिन फखरीजादेह का नाम आता है, ये सब मतलब पर्दे के पीछे चल तो रहा था, पर टेंशन लगातार बढ़ रही थी। हाँ, और इस सारी टेंशन के सेंटर में कहीं ना कहीं ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा है हमेशा से। इजराइल के लिए तो ये जैसे वजूद का सवाल है। बिल्कुल, वो इसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, जबकि ईरान हमेशा यही कहता आया है कि भाई हमारा प्रोग्राम तो शांतिपूर्ण कामों के लिए है। लेकिन फिर वो JCPOA डील से अमेरिका का हटना और ईरान का दोबारा से यूरेनियम एनरिचमेंट तेज करना, उसने मामले को और गर्मा दिया है ना। हाँ बिल्कुल। और फिर हाल की कुछ और घटनाएं भी हुई, जैसे वो 7 अक्टूबर 2023 का हमास हमला, फिर गाजा युद्ध और सीरिया में असद सरकार का कमजोर पड़ना। शायद इन सब ने भी इस टकराव के लिए एक तरह से जमीन तैयार की। और फिर आ गया वो दिन 13 जून 2025। हाँ, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर दिया, ईरान के परमाणु और मिलिट्री ठिकानों पर सीधा और शायद काफी अप्रत्याशित हमला था ये। और इजराइल ने वजह क्या बताई? वो IAEA की रिपोर्ट। हाँ, मतलब वजह ये बताई गई कि IAEA, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसने पाया कि ईरान के पास तय लिमिट से ज्यादा, करीब 400 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जो खैर परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी होता है। और इजरायली इंटेलिजेंस का ये भी दावा था कि ईरान बस बम बनाने ही वाला है। हाँ, हालांकि ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए, जैसा कि ये दस्तावेज भी इशारा करते हैं कि IAEA ने ये नहीं कहा था कि ईरान हथियार बना रहा है। और एक अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का भी जिक्र है, जो शायद इजरायली दावे से सहमत नहीं थी। खैर, जो भी हो, इजराइल ने हमला किया। 180 से ज्यादा ठिकाने। हाँ, नतांज, फोर्डो, इस्फहान जैसे अहम परमाणु ठिकाने निशाने पर थे। और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कुछ बड़े कमांडर भी मारे गए। हुसैन सलामी, मोहम्मद बघेरी, इनके नाम है रिपोर्ट्स में। हाँ, और भारी बमबारी हुई, बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। ईरान की तरफ से खबरें आईं कि सैकड़ों आम नागरिक भी मारे गए। फिर ईरान का जवाब आया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। जी, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए इजरायली शहरों की तरफ, तेल अवीव, हाइफा। और वो सोरोका अस्पताल के पास भी एक मिसाइल गिरी, जहां काफी लोग घायल हुए। हाँ, हालांकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम एरो, उसने ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। लेकिन फिर भी इजराइल में भी नुकसान हुआ, जाने गईं, लोग घायल हुए। और यमन के हुती विद्रोहियों ने भी इसी बीच इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। बिल्कुल। इसके बाद तो जैसे टकराव बढ़ता ही गया। इजराइल ने दावा किया कि तेहरान के ऊपर उनका एयर कंट्रोल है और ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। पर ईरान के हमले भी नहीं रुके। और फिर 21 जून को अमेरिका भी सीधे सीधे इस जंग में शामिल हो गया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाँ, अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के अहम परमाणु ठिकानों पर, खासकर वो फोर्डो वाला, जो बहुत सुरक्षित माना जाता है, अंडरग्राउंड है। हाँ, उस पर बहुत शक्तिशाली वो 30,000 पाउंड वाले बंकर बस्टर बम गिराए।
अमेरिका ने अपने युद्ध पोत भी तैनात कर दिए। और इसके बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के साथ जो उनका सीज फायर था वो भी तोड़ दिया। दोनों तरफ मरने वालों की संख्या बढ़ी और गाजा में भी स्थिति और खराब हुई। दुनिया भर में क्या रिएक्शन रहा? अमेरिका में ट्रंप प्रशासन बंटावा दिख रहा था, पर हमलों को मंजूरी तो दी गई। हाँ, जबकि उत्तर कोरिया, चीन जैसे देशों ने आलोचना की, रूस, यूरोपियन यूनियन, यूके, इन सब ने कहा कि भाई संयम बरतो। G7 में भी चर्चा हुई, डिप्लोमेसी की कोशिशें भी हुई। कोशिशें तो हुई, पर ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक हमले बंद नहीं होते वो परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर कहा कि हमले रुके तो बातचीत हो सकती है। और इसी बीच कई देशों ने अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया, जैसे भारत का ऑपरेशन सिंधु। जी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब ने अपने लोगों को निकाला। अगर स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो इजराइल का मकसद क्या लगता है? क्या वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पूरी तरह खत्म करना चाहता है? हाँ, मतलब दस्तावेज तो यही इशारा करते, परमाणु क्षमता नष्ट करना शायद पहला लक्ष्य है। शायद सत्ता बदलना भी चाहते हों, लेकिन वो बहुत जोखिम भरा है और फोर्डो जैसे ठिकाने तबाह करना भी आसान नहीं है। और इजराइल के लिए चुनौतियां भी हैं। लंबी लड़ाई से सेना थक सकती है, मिसाइलों का स्टॉक कम हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ईरान की कोशिश क्या है? वो शायद इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर अमेरिका से फुल स्केल वॉर नहीं चाहता। उसकी मिसाइल ताकत तो है, पर देश के अंदर के हालात, अस्थिरता, वो भी एक फैक्टर है। हाँ, वो चिंता का विषय हो सकता है और अमेरिका का रोल अब बहुत क्रिटिकल हो गया है। ट्रम्प प्रशासन का रुख थोड़ा मिला जुला सा रहा है। और डर ये है कि ये लड़ाई पूरी क्षेत्र में फैल सकती है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल, जो तेल सप्लाई के लिए बहुत अहम है, और इसका असर हम गाजा, लेबनान, यमन में बढ़ते तनाव के रूप में देख भी रहे हैं। ईरान का जो रेजिस्टेंस एक्सेस है वो शायद कमजोर हुआ है। तो 24 जून तक की जो ताज़ा स्थिति इन स्रोतों से पता चलती है वो ये है कि हमले अभी भी जारी हैं। इजराइल ने पार्चिन जैसे और ठिकानों पर भी हमला किया है। हाँ, और डिप्लोमेटिक लेवल पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं दिख रहा। मानवीय संकट गहराता जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो सीधी लड़ाई है, ये दशकों पुरानी दुश्मनी, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं और इजराइल की अपनी सुरक्षा चिंताएं, बिल्कुल, इन सब का नतीजा है। हाँ, और अंजाम क्या होगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के जो स्ट्रेटेजिक लक्ष्य हैं वो शायद पूरी तरह हासिल ना हो, और कीमत दोनों को चुकानी पड़ रही है, और भारी कीमत। और अमेरिकी दखल ने इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा उलझा दिया है और शायद ज्यादा खतरनाक भी बना दिया है। बिल्कुल सही बात। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जो इन दस्तावेजों को देखते हुए मन में आता है। ये जो सीधा टकराव हो रहा है, इसके बीच ने ये जो पूरी दुनिया की कोशिशें हैं परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने की, उस व्यवस्था का क्या होगा? हाँ, और मिडल ईस्ट में जो पावर बैलेंस है, शक्ति संतुलन, वो किस तरफ जाएगा? क्या ये वाकई इस क्षेत्र में एक नए, ज्यादा अनिश्चित और शायद ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत है? इस पर सोचने की जरूरत